हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 5 वाटर के बारे में बात करेंगे। वाटर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रिवर्स, वाटरफॉल्स, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, वाटर पडल्स का ख्याल आता है। अब बारिश होते ही बहुत सारे रेन पडल्स सड़क के किनारे सड़कों पर बनते हैं और कुछ ही देर में धूप निकलते ही ये सारे पडल्स वैनिश हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है, इन पडल्स का पानी हवा अपने साथ उड़ा ले जाती है या आसमान सुखा ले जाता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर मूवमेंट ऑफ वाटर जैसे कि वेव, टाइड, ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर का हम एक क्विक रिकैप करेंगे और फिर हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे पडल्स की। दोपहर होते होते ये सारे पडल्स का पानी जो है सूखने लगता है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पानी कहाँ जाता है? क्या आपको पता है कि सन की हीट की वजह से सारा पानी वेपर बन के इवापोरेट होकर वेपर बनता है और ऊपर उठने लगता है। जैसे ही ये पानी ऊपर जाता है, कुछ ही टाइम बाद जब ये ठंडा होने लगता है तो ये वेपर कूल डाउन होकर कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स बनाता है। और क्लाउड्स बनते ही from there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet। और वापस यही बादल जो हैं जब इनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये बारिश बन के गिरने लगते हैं। कहीं बारिश तो कहीं स्नो बनकर गिरने लगते हैं। अब वाटर कंटिन्यूसली पानी से पहले भाप बनता है, भाप से फिर क्लाउड बनता है और फिर क्लाउड से वही वापस जो है पानी बन के समुंदर में लैंड पे गिरता है। इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर continuously changes its form and circulates between atmosphere and land is known as water cycle, right? तो वाटर साइकिल का मतलब होता है, पहले नदी का पानी जो है इवेपोरेट होता है सूरज की गर्मी से, फिर बादल बनता है, कंडेंस होता है और फिर वापस ज़मीन पर प्रेसिपिटेशन या रेन के फॉर्म में गिरने लगता है। और इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। इसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम वाटर साइकिल कहते हैं। पहले नदी का पानी भाप बनता है, भाप से ये कंडेंस होकर बादल बनता है और बादल से वापस पानी बन के गिरता है, फिर नदियों में बहता है। इसी प्रोसेस को, इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि वाटर जो सेंचुरीज़ पहले एग्जिस्ट करता था वो आज भी एग्जिस्ट करता है इसी वाटर साइकिल के चलते। कभी वही पानी जो है कभी नदियों में बहता है, कभी समुंदर में जाता है, फिर वहीं से बादल बनता है और फिर वापस कभी समुंदर के ऊपर ही कभी ज़मीन के ऊपर गिरता है। और ऐसे ही ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। इसका मतलब जो पानी आज हरियाणा की फील्ड्स में है, हो सकता है वो किसी ज़माने में अमेज़न रिवर के आसपास रहा होगा। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। अब हमने ये तो जाना कि हम ये तो सभी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये चीज़ भी समझनी है कि हर जगह हर तरह पानी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो है वो फ्रेश वाटर है। समुंदर का पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि हम उसे पी नहीं सकते, वो खारा होता है। खारा पानी पीने से क्या होगा? खारा पानी हम पी नहीं पाएंगे, हम अनईजी फील करते हैं। इसलिए हमें फ्रेश वाटर की ही, मतलब कि जो रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग या ग्लेशियर से मिलता है उसी पानी की ज़रूरत होती है। The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty and saline and contains large amount of salts. हम बात कर रहे थे पानी की, तो वर्ल्ड का 97% ऑफ पानी ओशंस में है। सिर्फ 1% पानी जो है रिवर्स, लेक, अंडरग्राउंड वाटर में है और 2% बाकी पोलर आइस कैप्स में है। इसका मतलब हमारे लिए ये 1 या ये 2% पानी ही यूज़फुल है। बाकी सारा 97% पानी तो ओशंस का है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से ये पानी हमारे लिए बहुत यूज़फुल नहीं है। इसका मतलब 97% पानी जो है वो सॉल्ट वाटर है, सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर है और यही 3% पानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की, तो अर्थ पे 5 मेजर ओशंस हैं। 5 मेजर ओशंस हैं
जिनमें ये सारा पानी बटा हुआ है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट ओशन है पैसिफिक ओशन। सेकेंड इज़ अटलांटिक ओशन, जो कि अफ्रीका और अमेरिका के बीच में होने की वजह से सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है, मतलब सबसे ज़्यादा शिप्स इसी ओशन में सेल करती हैं। तीसरा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। और आर्टिक ओशन, आर्टिक ओशन मतलब जो आर्टिक सर्कल के अराउंड है उसे आर्टिक ओशन कहा जाता है। और सदर्न ओशन, जो कि सदर्न टिप ऑफ वर्ल्ड पे है, अर्थ पे है, उसे हम सदर्न ओशन कहते हैं। बहुत सी बुक्स में आप देखेंगे कि सदर्न ओशन को एक ओशन का दर्जा नहीं दिया गया है। यू कैन स्टडी अबाउट 4 मेजर ओशंस, बट एक्चुअली सदर्न ओशन इज़ एन ओशन। बहुत ज़्यादा आइस की वजह से बहुत से लोग अब इसे ओशन कंसिडर नहीं करते हैं। अब हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की, तो हमारे अर्थ पे वाटर जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ में, मतलब कि 97.3% सलाइन वाटर है जो कि ओशंस में है, 2% आइस कैप में है, और ग्राउंड वाटर 0.68% है, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009% है, और सॉल्ट लेक्स 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019 और रिवर्स में 0.0001 वाटर है। अब हमारे लिए तो ये फ्रेश वाटर ही यूज़फुल है, राइट। अब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो करीब सिर्फ 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, और बाकी सारा ही पानी सॉल्ट वाटर है, बहुत ज़्यादा खारा है, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक घुला हुआ है, और इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, राइट। इसमें जनरली ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे टेबल सॉल्ट घुला हुआ होता है, राइट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अब इसके बाद बात करें, वाटर हमारे लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल थिंग है, इसके बिना हम बिल्कुल हमारा सर्वाइवल नहीं है। हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में भी पढ़ लिया, लिथोस्फीयर के बारे में भी, हाइड्रोस्फीयर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और अगर हाइड्रोस्फीयर मिसिंग हो जाए या लिथोस्फीयर या एटमॉस्फेयर कोई भी, तो इन तीनों में से किसी के भी बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब पानी अगर कुछ ही टाइम के लिए मिस हो जाए तो हम पिएंगे क्या? हम तो प्यास से ही मर जाएंगे, राइट। Now don't you think we are wasting a precious resource when we use water carelessly? तुम्हें नहीं लगता अगर हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं तो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वंस वेस्टेड वाटर को हम रीस्टोर तो नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली हमारी लाइफ विदाउट वाटर इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। जैसे वाटर वेस्टिंग से बात हो रही थी, तो जैसे हम ये एक हेडलाइन पढ़ सकते हैं, मेनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, द वाटर यू ड्रिंक, एवरी ड्रॉप कंट्री, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स। इसका मतलब है कि पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और हमें पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अब इसके बाद इसके पहले हम बात कर रहे थे कि वाटर जो है कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है, तो ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जिसे कि हम वाटर सर्कुलेशन कहते हैं। कि हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च हर साल इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, एंड वी मस्ट कंजर्व वाटर, राइट। और इस दिन हम यही अवेयरनेस लोगों में फैलाते हैं। तो बात कर रहे थे हम ओशन सर्कुलेशन की। There is something magical about walking barefoot on the seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air and music of the wave. Everything is so fascinating. हम सभी को समुंदर के किनारे जाना, घूमना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ की सैंड पे, गीली गीली सैंड पे चलना, बीचेस की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेना, कुछ सी एनिमल्स हमारे पास आते हैं। Unlike the calm waters of the pond and lake, ocean water keeps moving continuously. हम बात करें अगर किसी पॉन्ड की या लेक की, तो वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली मूव नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू सी। समुंदर का पानी कंटिन्यूसली जो है आता जाता रहता है। एक बार समुंदर से लहर उठते उठते बीच की तरफ आती है और वापस कुछ ही देर में बीच से समुंदर की तरफ चली जाती है। ये कभी भी स्टिल नहीं रहता समुंदर, मतलब हमेशा ही चलता रहता है। द मोमेंट दैट ऑकर्स इन ओशंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज
waves, tides and currents. हम बात कर रहे थे समुंदर के पानी की, ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, कभी भी स्टिल नहीं रहता है। तो इन मूवमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? वेव्स, टाइड्स और करंट्स। वेव्स, टाइड्स और करंट्स कुछ ऐसी ही लहरें समुंदर से कंटिन्यूसली उठती रहती हैं, कभी ये कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं, राइट? अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम बात कर रहे थे ओशन के पानी की 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट की। सबसे पहली मूवमेंट वेव्स। वेव्स क्या होता है? जब पानी की लहरें समुंदर से बीच की तरफ आती हैं, पानी उठता है और फिर गिर जाता है और फिर वापस चला जाता है, इसी प्रोसेस को हम वेव कहते हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves, right? कभी कभी स्ट्रॉम यानी कि तूफान की वजह से विंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलता है और इसकी वजह से हाई वेव बनती है। दिस कॉजेज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। या अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स की वजह से बहुत सारा समुंदर का पानी जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be high as 15 meters is formed. और जब बहुत ज़्यादा बड़ी वेव बनती है, मे बी ड्यू टू अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ द क्रस्ट बिलो द सी या ओशन, या फिर किसी दूसरी रीज़न से, जैसे कि यू कैन से अंडर वाटर, अगर कभी वॉल्केनिक एरप्शन हुआ या लैंडस्लाइड्स हुए, तो इस वजह से एज हाई एज 15 मीटर्स की जो है वेव बन सकती है और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आ सकती है। और ऐसी ही वेव्स को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी में टी साइलेंट होता है और हम बोलते सुनामी है, लेकिन लिखते टी से है, TSUNAMI, सुनामी, right? The largest tsunami ever measured was 150 meters. आज तक की सबसे ऊंची सुनामी जो है करीब 150 मीटर्स तक काउंट की गई है। These waves travel at a speed of 700 kilometers per hour. 700 kilometers per hour is a very very high speed. मतलब कि एक घंटे के अंदर ये 700 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड इन सुनामी। सबमर्ज मतलब डूब गया, राइट? हमने 2004 में आई सुनामी के बारे में सभी जानते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें बनी और बहुत सारी तबाही हुई बहुत जगहों पे, क्योंकि पानी अंदर घुस गया रहने वाले इलाकों में, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा तबाही हुई, राइट? सुनामी की बात करें तो सुनामी जो है एक जापानीज़ वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। अब क्योंकि ये वेव्स जब बहुत ज़्यादा ऊंची आती हैं तो ये हार्बर्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, राइट? और इसी को ही हम सुनामी कहते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सुनामी के बारे में, केस स्टडीज़ करेंगे इंडिया में आई 26 दिसंबर 2004 की सुनामी के बारे में, जो कि इंडियन ओशन में आई थी। कुछ इस तरह से समुंदर का पानी जो है समुंदर के तट पे, मतलब कोस्टल एरियाज़ पे बसे हुए गांव और शहर के अंदर घुसने लगा, राइट? क्योंकि ये वेव्स इतनी ऊंची थी तो इन वेव्स का सारा पानी रेजिडेंशियल एरियाज़ में आने लगा और कुछ ऐसे टाइप का मंज़र, फ्लडिंग टाइप का, एक्सट्रीम फ्लडिंग वाली कंडीशन हो गई जिसमें कि सारी ही चीज़ें सबमर्ज हो गई। सबमर्ज का मतलब डूब गई, राइट? Just because of the waves as high as 150 meters, right? बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें होती हैं ये।
हम बात कर रहे थे सुनामी की। सुनामी जिसे हम हार्बर वेव भी कहते हैं, इसने बहुत ज़्यादा हैवॉक मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट की इन द एरिया सराउंडिंग इंडियन ओशन ऑन 26 December 2004. The wave was result of earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. अंडर वाटर एक अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक का मतलब सडन शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सब कुछ हुआ अर्थ के अंदर, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9 ऑन रिक्टर स्केल। 9 मतलब इट इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। पिछले चैप्टर्स में हमने अर्थक्वेक के बारे में बहुत कुछ जाना है, तो 9 ऑन रिक्टर स्केल इज़ रियली डेंजरस एंड डिजास्ट्रस. As the Indian plate went under Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. इंडिया की प्लेट जो है बर्मा की प्लेट के पास अचानक से शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सडन मूवमेंट हो जाती है ओशन फ्लोर में, कॉजिंग अर्थक्वेक. द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 meters एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन. करीब 10 से 20 मीटर तक का जो एरिया है वो डिस्प्लेस हो गया था. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. पानी का एक स्वभाव है कि वो अपना लेवल हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करता है, और जब ये इतना बड़ा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सारा का सारा पानी इसमें आकर गिरने लगा. एज अ रिजल्ट दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन, the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting off the Indian plate, now Burma plate, the water masses rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of around 800 km/h. मतलब अचानक धरती हिलती है, और बहुत सारा पानी जो है वो प्लेट्स के अंदर की डिस्प्लेसमेंट वाले एरिया के अंदर घुसने लगता है, और हवाएं और इसके अलावा पानी जो है करीब 800 km/h की स्पीड से दौड़ने लगता है. अब कंपैरेटिबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे. मतलब 800 किलोमीटर्स जो है एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट के आसपास की स्पीड होती है, और इस स्पीड से अगर आप सोचो पानी ट्रैवल करने लगे तो क्या ही हालत हो. शायद हमें तो ये समझ भी ना आ पाए कि पानी हमारी तरफ आ रहा है या क्या हो रहा है, और सारे ही एरियाज़ जो हैं आइलैंड के वो वॉश अवे होने लगे. द इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड. सारा का सारा इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है कम्प्लीटली सबमर्ज हो गया. एज द वेव मूव्ड फ्रॉम earthquake epicenter from Sumatra towards Andaman and Sri Lanka, the wave length decreased with the decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700-900 km/h to less than 70 km/h. जो पानी करीब 700-800 या 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, उसकी स्पीड अब घटकर करीब 10 गुना घटकर सिर्फ 70 km/h के करीब रह गई. सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर्स. करीब 3 किलोमीटर की गहराई तक ये वेव्स चली, और करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की लाइफ जो है इसकी वजह से गई, और मोर दैन लैक्स ऑफ पीपल जिनके घर इस पानी में डूब गए. इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्रा, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी and Andaman and Nicobar Islands. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice to potential tsunami. Such early warning systems are in place across Pacific Ocean but not in Indian Ocean. Tsunamis are rare in Indian Ocean as the seismic activity is less compared to Pacific Ocean. हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे ही सुनामी भी जो कि एक अंडर वाटर अर्थक्वेक था, इसे भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए. लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनकी वजह से 3 घंटे पहले तक हमें कुछ चेतावनियाँ मिल जाती हैं. लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इंडिया में इंडियन ओशन की तरफ हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम इन वेव्स का पता लगा पाते या इन्हें रोक पाते. ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसिफिक ओशन के आसपास हैं,
इंडियन ओशन के पास शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कभी सेस्मिक एक्टिविटीज़ कभी पहले हुई भी नहीं। ऐसी सेस्मिक एक्टिविटीज़ जनरली पैसिफिक ओशन के आसपास हुई और कभी इंडियन ओशन के आसपास हुई भी नहीं, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। द सुनामी that ravaged the South and Southeast Asian coast in 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. इतनी ज़बरदस्त सुनामी के बारे में हमने कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सोचा था। पिछले कई दशकों की ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी है फ्रॉम मेनी सेंचुरीज। इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सुनामी कभी नहीं आई। द लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ऑफ ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन। शायद इतनी तबाही का एक रीज़न ये भी था कि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जिससे कि हम मॉनिटर कर पाते या अर्ली वार्निंग सिस्टम दे पाते। लेकिन हमने कभी ऐसी जो सुनामी है ऐसे एरियाज़ में एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी is approaching is that rapid withdrawal of water from coastal region followed by destructive wave. When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck. क्योंकि ये पानी के लेवल में एक बहुत बड़ा चेंज था, इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, लोगों को लगा कि अचानक पानी का लेवल जो है वो कम हुआ है तो ये कोई एक मिरेकल हो रहा है। तो लोग इससे दूर भागने की बजाय लोग किसी हाई प्लेस पे, किसी एक सेफ़ प्लेस पे जाते। इससे पहले लोग जो हैं एक इस सुनामी को देखने के लिए, जिसका इन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था, उसे देखने के लिए और ज़्यादा बीच की तरफ जाने लगे और एज अ रिज़ल्ट इसकी तबाही का मंजर जो है कई गुना मल्टीप्लाई हो गया। और ये सुनामी वेव्स जब तक शायद इतना ज़्यादा स्ट्रक नहीं करती, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर इन्हें देखने के लिए, एंजॉय के लिए करने के लिए खड़े थे, तो ये जायंटिक वेव्स इसी समय पर आई और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गई। राइट। सुनामी के बाद हम बात करेंगे टाइड्स की। टाइड्स भी एक रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर है जो कि दिन में ट्वाइस मतलब कि 2 बार होता है। अब एक बार दिन में ये बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं और हाई टाइड कहलाती हैं, और दिन में दूसरी बार ये सबसे कम उठती हैं और लोवेस्ट लेवल पे ये लो टाइड कहलाती हैं। ये रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है इन ओशन। राइट। अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये पानी उठता ही क्यों है, तो इसका जवाब है द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। मतलब जो सन और मून है उनका ग्रेविटेशनल पुल जो है समुंदर का पानी एक टाइम पे उठाता है और वो वापस गिर जाता है। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड। समुंदर का जो हिस्सा मून की तरफ यानी कि चांद की तरफ होता है, वो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स से उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और गिर जाता है, और इसी को हम हाई टाइड कहते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून डे एंड न्यू मून डे द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। इसका मतलब जिस दिन फुल मून यानी कि पूर्णमासी हो, नो मून या न्यू मून डे जिस दिन की अमावस की रात हो, या जिस दिन की सन, मून और अर्थ तीनों ही सेम लाइन में हो, उस दिन ये टाइड्स सबसे ज़्यादा ऊंची उठती हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इन दिनों में सबसे उठी हुई टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स का भी नाम देते हैं। बट व्हेन द मून इज़ इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and moon resulting in low tides. These tides are called neap tides. एक टाइम आता है जब समुंदर का पानी, अर्थ और मून और सन ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और हाई टाइड्स जिसे कि हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं ये होता है। लेकिन एक टाइम आता है जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो पानी जो है डायगनली का मतलब होता है तिरछा, ऐसा तिरछे लेवल पे गिरता है, और इसे हम लो टाइड्स मतलब कि नीप टाइड्स का भी नाम देते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, मतलब हाई टाइड्स का भी अपना ही इम्पोर्टेंस है।
हाई टाइड्स हमें नेविगेशन मतलब कि समुंदर को नेविगेट करने में, एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, और समुंदर के तट के आसपास बहुत ज़्यादा पानी उठ जाता है। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। अब हार्बर क्या होता है? जैसे हमारी ट्रेन चलती है रेलवे स्टेशन से, वैसे ही शिप्स जहाँ से चलती हैं उस जगह को, जहाँ पे लोड अनलोड होती हैं, उस जगह को हम हार्बर कहते हैं। और जब ये टाइड्स होती हैं तो ये शिप्स हार्बर पे बहुत ज़्यादा इजीली जा पाती हैं। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड्स फिशिंग में भी मतलब कि मछली पकड़ने भी हेल्प करती हैं। मेनी मोर फिशेस कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। दिस enables fishermen to get plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. इसका मतलब टाइड्स का भी अपना ही इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो टाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेविगेशन में। दूसरा होता है शिप्स जो हैं वो हार्बर में इजीली मूव कर पाती हैं। तीसरा है फिशिंग में हेल्प करती हैं। और चौथा, कई जगह पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी जगहों पे तो टूरिस्ट हाई टाइड्स को देखने के लिए स्पेशली जाते हैं, राइट। अब हाई टाइड्स की वजह से बहुत सारी फिशेस जो हैं वो क्लोज टू द शोर आने लगती हैं। एज ए रिजल्ट फिशरमैन ईजिली बहुत सारी फिशेस कैच कर पाते हैं। तो हमने अब वेव और टाइड्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ओशन करंट्स है, राइट। लेकिन ओशन करंट से बात करने से पहले हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग टाइड जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में हो तो सबसे ज़्यादा हाई टाइड बनती है, इसे हम स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। और नीप टाइड जब सन और अर्थ जो है सेम लाइन में है और मून ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कभी पानी इधर को खींचता है तो कभी इधर को। तो एज अ रिजल्ट टाइड्स जो हैं बहुत ही छोटी बनते हैं और इसीलिए इसे हम नीप टाइड्स भी कहते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे थे ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशन सरफेस इन द डेफिनेट डायरेक्शन। ओशन करंट्स का मतलब होता है जब गर्म पानी और ठंडा पानी मिल जाते हैं तो ये मिलकर ओशन करंट्स बनाते हैं। जनरली द वार्म वाटर ocean currents originate near equator and move towards the pole. The cold currents carry water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. Generally the warm ocean currents originate near equator. हम बात कर रहे थे ओशन करंट्स की, तो ये मूविंग वाटर जो है ये ओशन करंट्स होता है जब गर्म पानी और ठंडा पानी मिलता है। जनरली हॉट या वार्म करंट्स जो हैं वो इक्वेटर से राइज होते हैं और टुवर्ड्स द पोल जाते हैं। और कोल्ड करंट्स जो हैं वो पोलर रीजन से ओरिजिनेट होते हैं और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जाते हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज़ कोल्ड करंट, मतलब कि पोलर रीजन से स्टार्ट होकर ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स में आता है। वाइल गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म करंट, मतलब इक्वेटर के पास से स्टार्ट होकर पोल्स की तरफ जाता है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ अ एरिया। ओशन करंट्स किसी भी जगह के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म टेम्परेचर ओवर सरफेस। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसे ही कुछ हम करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब ये ठंडा पानी और गर्म पानी मिलता है तो यहाँ पे बहुत एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। मतलब अब हम बात करें, हम भी बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म वेदर में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो ऐसा ही सेम फिशेस और मरीन लाइफ के साथ होता है। जब इन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिशिंग की जा सकती है। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। इसका मतलब जहाँ पर भी कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं वहाँ पर नेविगेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कैसे इक्वेटर के पास से वाटर करंट्स जो हैं, जो कि रेड लाइन से डिपिक्ट किए हुए हैं, ये सारे ही हॉट या वार्म करंट्स हैं। और जितने भी ब्लू लाइन से डिपिक्ट किए हुए हैं ये सारे ही कोल्ड करंट्स हैं, राइट। कोल्ड करंट्स जनरली जो है पोल्स की तरफ से स्टार्ट होकर ओरिजिनेट होकर ये इक्वेटर की तरफ जाते हैं, और वार्म करंट्स इक्वेटर से ओरिजिनेट होकर जो है ये पोल्स की तरफ जाते हैं, राइट।
कुछ ऐसा मूवमेंट होता है वेव्स ओशन वाटर का, वार्म सरफेस फ्लो, और ये पानी जाते जाते यूं जाते जाते यहाँ पे ठंडा होकर वापस पोल्स की तरफ, और फिर यहाँ पे फिर वापस पोल्स से इक्वेटर की तरफ, और ऐसे ही वाटर का सर्कुलेशन चलता रहता है, राइट। और एट द एंड ये सारे ही ओशन करंट्स जो हैं हमारे लिए एक्सट्रीमली यूज़फुल हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम बहुत अच्छी अच्छी फ़िशिंग कर पाते हैं। और कई जगहों पे समुंदर के ऊपर जहाँ जहाँ पे ये कोल्ड और हॉट करंट्स या वार्म करंट्स मिलते हैं, उस जगह का वेदर जो है बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है, और लोग ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने, मतलब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी बन जाते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब इसके बाद हम इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे। हमने सबसे पहले इस चैप्टर में वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस, इट फॉर्म्स एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। मतलब पानी नदी से या समुंदर से उठा हुआ पानी पहले भाप बनता है, भाप से बादल बनता है, वापस बादल से बारिश बन के ज़मीन पर या समुंदर पर गिर जाता है। इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल का नाम देते हैं। मतलब वही सेम पानी पहले नदी में बहता है, सूरज की गर्मी से ये इवेपोरेट होकर ऊपर उठता है, बादल बनता है, बादल से वापस कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, और फिर उसके बाद नदियों में बहने लगता है, और ये एक साइकिल टाइप का बनता है, और इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस कीप्स गोइंग गोइंग एंड ऑलवेज गोइंग, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में प्रेजेंट करीब 97% वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर है, जिसमें कि डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, और सिर्फ 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है जो कि हमारे यूज़ का आता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे कि ये या तो रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर या पोलर कैप्स में देखने को मिल सकता है, और बाकी 97% जो है ओशंस में है, राइट। ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की, कि ओशन में सिर्फ 97% है, आइस कैप में 2% है, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर 0.009, और इनलैंड सीज़ या सॉल्ट लेक्स 0.0009, एटमॉस्फेयर 0.0019, रिवर्स में 0.001% वाटर है, राइट, फ्रेश वाटर है। इसके बाद हमने बात की थी कि वाटर हमारे लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल कमोडिटी है, पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। इसलिए हमें या किसी भी ह्यूमन बीइंग को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी लिविंग बीइंग को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वेस्ट करने से पहले अगली बार सोचना ज़रूर, राइट। मतलब हमें पानी कभी भी वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे बहुत सारी नदियों का पानी डाई या ड्राई होता जा रहा है, जिसकी वजह से नदियाँ मरती जा रही हैं, तो हमें इन नदियों के पानी को कंजर्व करते हुए चलना है। इसके बाद हमने ओशन की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 मेजर टाइप्स ऑफ वाटर मूवमेंट्स, वेव्स, टाइड्स और करंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि वाटर कभी भी स्टिल नहीं रहता, और वो हमेशा ही किसी ना किसी कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ मूवमेंट में रहता है। और 3 टाइप के मूवमेंट्स हो सकते हैं, वेव्स, टाइड्स और करंट्स, राइट। सबसे पहले हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था। वेव्स क्या होती हैं? जब लहरें समुंदर की तरफ जाती हैं, ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं और वापस समुंदर की तरफ चली जाती हैं, इसी को हम वेव्स कहते हैं, राइट। When the water on the surface of the ocean rises, falls alternatively, they are known as waves. अब waves जो हैं ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो सकती हैं, स्पेशली स्टॉर्म के टाइम पे, और कभी कभी तो एक अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर का फॉर्म ले सकती हैं। जैसे कि हमने एक केस स्टडीज़ ली थी सुनामी की। जनरली इन वेव्स की हाइट 15 मीटर्स होती है, लेकिन सुनामी के टाइम पे इनकी हाइट करीब 150 मीटर्स थी, और ये वेव्स करीब 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। ऐसे ही हमने एक केस स्टडीज़ की इंडिया के, ऐसी ही एक हमने किलर वेव्स, सुनामी वेव्स के बारे में पढ़ा, जो कि 26 दिसंबर 2004 को
करीब 9.0 के रिक्टर स्केल पर एक अंडर वाटर अर्थक्वेक के रूप में आई, जब इंडिया और बर्मा की प्लेट जो है अपनी जगह से अचानक डिस्प्लेस हो गई और पानी जो है, अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोट टू फिल द गैप, इस गैप को फिल करने के लिए गया और एज अ रिज़ल्ट बहुत सारी कोस्ट लाइन्स का पानी जो है वो काफ़ी नीचे होने लगा बिलो द इंडियन प्लेट, बिलो द बर्मा प्लेट। द वाटर रश्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन और अचानक ये पानी जो है वापस कोस्ट लाइन की तरफ दौड़ने लगा और करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, जो कि एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट की रफ्तार होती है, उसकी रफ्तार से चलने लगा और अल्टीमेटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, कम्प्लीटली इसमें सबमर्ज्ड हो गया। अब ये आइलैंड्स जो हैं करीब पूरे ही पानी में सबमर्ज हो गए। जो पानी की रफ्तार 900 से 700 प्रति घंटा थी, ये कम होकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा होने लगी और सुनामी वेव्स जो हैं करीब 3 किलोमीटर की डेप्थ तक इन्होंने ट्रैवल किया और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज थे आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। हम बहुत सारे केसेस में हमने पढ़ा कि हम इन अर्थक्वेक्स को बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर पाते, बट फिर भी हमारे पास कुछ कुछ सिस्टम हैं जिससे हम इनका पता लगा पाते हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी था तबाही का कि शायद हमारे पास इस एरिया में, इंडियन ओशन के एरिया में, कभी हमने कोई सेस्मिक एक्टिविटी एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशन, जहाँ पे कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ को कई बार देख चुके हैं। अपने टाइम की ये सबसे ज़्यादा जानी मानी और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स थी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे सुनामी वेव्स की। तो ये करीब इन वेव्स में कई हज़ारों लोगों की डेथ हुई और लाखों लोगों ने अपना घर गंवाया। और रीज़न बीइंग कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इन वेव्स को प्रॉपरली जो है मॉनिटर कर सकें। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी इज़ अप्रोचिंग इज़ द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन। जैसे कि लोगों ने एक बहुत ज़्यादा कैजुअल सी चीज़ ली कि लोगों को लगा ये एक मिरेकल हो रहा है कि कोस्ट लाइन का पानी नीचे कम होता जा रहा है और बहुत सारे ऑन लुकर्स जो हैं, आसपास के लोग क्यूरियस होकर इस जगह को, इस जादू को देखने चाहते हैं और इन्हें पता ही नहीं था कि ये जादू कुछ ही देर में इनकी जान लेने वाला है। करीब लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की डेथ हुई और लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए। कुछ इस तरह पानी टोटली इतनी ज़्यादा हाई वेव से होते हुए सारा ही रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर घुसने लगा, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और कम्प्लीटली एरियाज़ जो हैं इस पानी में सबमर्ज होने लगे, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा टाइड्स के बारे में। रिदमिक राइज एंड फॉल इन द वाटर ऑफ ओशन ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड। मतलब दिन में 2 बार राइज एंड फॉल इन द वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। ये टाइड्स सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती हैं। कभी कभी सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, जिसकी वजह से हाईएस्ट टाइड्स बनती हैं, जिसे कि हम स्प्रिंग टाइड्स या हाई टाइड्स भी कहते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सन, अर्थ और मून तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। मतलब अर्थ के एक तरफ पे मून है और एक तरफ पे सन है, तो क्या होता है कि कुछ पानी इधर को खिंचता है, कुछ पानी इधर को, और एज अ रिज़ल्ट डायगोनल फॉल ऑफ वाटर होता है, जिसे हम लो टाइड्स यानी कि नीप टाइड्स भी कहते हैं, राइट। हाई टाइड्स कुछ दिन जैसे कि नो मून डे या फुल मून डे के टाइम पे एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, राइट। अब इन टाइड्स का भी अपना ही एक यूज़ होता है। ये हाई टाइड्स नेविगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा शिप्स को हार्बर में आने में हेल्प करती हैं, राइट। शिप्स को हार्बर में आने के लिए हेल्प करती हैं। इसके अलावा बहुत सारी फिशेस जो हैं ये टाइड्स के टाइम पे शोर की तरफ पे जाती हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में आती हैं। टाइड्स जो हैं कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आ सकती हैं, और इसके अलावा बहुत से लोग स्पेशली टाइड्स को देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था ओशन करेंट्स के बारे में। ओशन करेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था जनरली जब वार्म वाटर, द ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ओशन करेंट्स 2 तरह के होते हैं, वार्म या कोल्ड। अब ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन
ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। अब ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलता हुआ पानी होता है। ये हॉट और कोल्ड दोनों ही हो सकते हैं। गर्म जगह से आ रहे हैं तो ये हॉट वाटर करेंट्स हो सकते हैं, ठंडी जगह से आ रहे हैं तो ये कोल्ड वाटर करेंट्स हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैब्राडोर ओशन करंट ये कोल्ड ओशन करंट्स है, और गल्फ स्ट्रीम इज़ अ वार्म ओशन करंट। मतलब लैब्राडोर ओशन करंट जो है वो पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ आता है, और गल्फ स्ट्रीम जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ को जाती है। ओशन करंट्स किसी भी जगह का टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करते हैं। वार्म करंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा किसी भी जगह को वार्म बना सकते हैं। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट फॉर्म द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑन अर्थ, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम ह्यूमंस को रहने के लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, वैसे ही फिशेस और मरीन लाइफ भी ऑप्टिमल टेम्परेचर में बहुत अच्छा सर्वाइव कर पाते हैं। तो जहाँ पे ये करेंट्स मिलते हैं यहाँ पे एक्सेलेंट ग्राउंड्स बन जाते हैं फिशिंग के। इसके अलावा हमने देखा कुछ एग्जाम्पल सीज अराउंड जापान, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। और हमने देखा जहाँ पे कोल्ड और हॉट वाटर करेंट्स मिलते हैं यहाँ पे नेविगेशन डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा फॉगी होते हैं। इसके अलावा हमने ओशन करेंट्स की मूवमेंट्स के बारे में बात की थी। मैप पे हमने देखा था कि जितने भी ब्लू कलर से बने हुए करेंट्स डायरेक्शनल हैं वो सारे ही कोल्ड वाटर करेंट्स हैं, और जितने भी रेड से बने हुए हैं ये सारे ही वार्म करेंट्स हैं। मतलब ये इक्वेटर से निकल कर पोल्स की तरफ जाएंगे, और जितने भी कोल्ड करेंट्स हैं ये पोल्स से निकल कर इक्वेटर की तरफ जाएंगे। ऑल इन ऑल हमने इस चैप्टर में पानी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। पानी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, राइट। और हमने पढ़ा कि पानी को यानी कि हाइड्रोस्फीयर को कंजर्व करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पानी के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑल इन ऑल वाटर इज़ वन ऑफ द 3 मेजर डोमेन्स दैट सपोर्ट लाइफ। तो हमारी लाइफ वाटर के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमें वाटर को कंजर्व करते हुए चलना है। तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। चिल्ड्रन, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज द डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द अर्थ सरफेस। मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है अर्थ पर किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर गिरना। ये रेन, हेल, फ्रॉस्ट, फॉग, स्लीट और स्नो किसी भी रूप में हो सकता है। सिर्फ रेन ही नहीं, हेल, फ्रॉस्ट, फॉग किसी भी रूप में हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वाटर continuously changes it from and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. It is a continuous process. ये हमेशा चलता ही रहता है, right? हमने पढ़ा था वाटर साइकिल क्या होता है। पहले धूप से, right? सूरज की गर्मी से पानी उबल के भाप बनता है, फिर ये भाप बादल बनती है, और बादल से वापस बारिश होती है और ये नदियों में जाती है, और ये प्रोसेस कीप्स गोइंग एंड गोइंग। और इसी प्रोसेस को, इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं, राइट। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स? मतलब वेव्स की हाइट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला है स्पीड ऑफ विंड। विंड जितना ज़्यादा तेज होगा इसकी वेव की हाइट उतनी ज़्यादा तेज होगी। ड्यूरेशन ऑफ विंड, अगर बहुत लंबे समय तक हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो हवाओं के साथ लहरें उतनी ऊंची होने लग जाएंगी। डिस्टेंस द विंड ब्लोज ओवर द वाटर, मतलब हवा पानी के कितनी दूरी से बह रही है, राइट। हवा पानी से कितनी दूर बह रही है उस पर भी जितनी पास होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगी हवा में पानी को उठाने की। फिर इसके बाद है अर्थक्वेक। अगर कहीं अर्थक्वेक आसपास में आया तो लहरें बहुत बड़ी होने वाली हैं। अगर कहीं आसपास में वॉल्केनिक इरप्शन हुई है या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, मतलब कोई भी कैलामिटी हुई है, तो वेव्स की हाइट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। विच फैक्टर्स अफेक्ट मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर?
ओशन वाटर किन किन फैक्टर्स पे इनकी मूवमेंट डिपेंड करती है? सबसे पहला है टेम्परेचर। अगर पानी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है तो मूवमेंट ज़्यादा फ्रीली होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन पे पानी बहुत तेज़ होने लग जाता है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन और मून, हमने टाइड्स के बारे में पढ़ा था, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। तो टाइड्स के टाइम पे पानी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। अगर पानी के नीचे कभी भी लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं तो नेचुरल कैलामिटी की वजह से पानी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रोटेशन ऑफ अर्थ, ये मूवमेंट जनरली रोटेशन की वजह से भी चेंज हो सकती हैं। what are tides and how are they caused? Fifth question, what are tides and how are they caused? The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is tide. Tides are caused due to gravitational pull exerted by the sun and the moon. जिस दिन बहुत ज़्यादा ऊंची टाइड होती है उसे हम हाई टाइड कहते हैं, जनरली नो मून या फुल मून नाइट वाले दिन होती है। और जिस दिन बहुत छोटी टाइड्स होती हैं इन्हें हम नीप टाइड्स भी कहते हैं, राइट? अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओशन करंट्स? ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in a definite direction. ये definite directions में चलते हुए हमेशा वाटर के स्ट्रीम्स होते हैं, राइट? इनका एक definite direction होता है। जैसे इस डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पर तो सारे ही वार्म वाटर करंट्स होंगे और यहाँ से पलट के आते हुए कोल्ड वाटर करंट्स, राइट? तो ये पानी जो है एक डेफिनेट डायरेक्शन में घूमता है और इसी को हम ओशन करंट्स कहते हैं, राइट? अब हमें ये भी पता है कि इक्वेटर के आसपास का पानी जो है वो जनरली ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू द पोल्स, राइट? तो ओशन से पोल्स की तरफ जाने वाला पानी जो है वो गर्म होगा और पोल से ओशन की इक्वेटर की तरफ आने वाला जो पानी है वो हमेशा ही ठंडा होगा, राइट? ये तो एक कॉमन सी बात है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे ही पानी हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और इसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। और जहाँ पे गर्म और ठंडा पानी मिल जाता है वहाँ पे एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, क्योंकि फिशेस को भी सर्वाइव करने के लिए, मरीन लाइफ को भी सर्वाइव करने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बात करें गिव रीजंस की, तो ओशन वाटर इज़ सॉल्टी। हम सब जानते हैं ओशन वाटर सॉल्टी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा तो सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। करीब बात करें ओशन वाटर की तो करीब 97% पानी जो है वो सॉल्ट वाटर होता है और सिर्फ 3% पानी ही फ्रेश वाटर होता है, राइट? तो 97% पानी में जो है सॉल्ट्स डिज़ोल्व्ड होंगे और सिर्फ 3% पानी ही विदाउट सॉल्ट होगा, फ्रेश वाटर होगा। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटोरिएटिंग, गिव रीज़न। बिल्कुल क्वालिटी ऑफ वाटर जो है डिटोरिएट हो रही है क्योंकि हम सारा का सारा गार्बेज जो है बहुत सारा रिवर वाटर में थ्रो कर देते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। केमिकल्स जो हैं इंडस्ट्रीज से हम उसको नदी में फेंक देते हैं जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। रिमेन्स ऑफ हार्म इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्लोइंग इन फ्रॉम द फील्ड्स, हम बहुत सारी फील्ड से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब ऐसे ही नदियों में छोड़ देते हैं जिसकी वजह से कि पानी गंदा हो रहा है। अनबर्नड और हाफ बर्नड कॉप्स ऑफ मैन एंड एनिमल थ्रोन इन वाटर बॉडीज़। कई बार क्या होता है हम आधी जली हुई चीज़ों को या हमारे घर पे कोई भी सामान है समझ नहीं आ रहा है इसका क्या करें तो हम पानी में फेंक दिया करते हैं, बहते हुए पानी में, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन atmosphere and land is called water cycle, tides या ocean currents. The answer is water cycle. Generally the warm ocean currents originate near poles, equator, none of these. The answer is equator. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide, ocean current, wave. The answer is tide, right?
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ये है मैच द फॉलोइंग। कैस्पियन सी क्या है? ये लार्जेस्ट लेक है, नाम सी है लेकिन है लेक। टाइड क्या होती है? पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। सुनामी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स। अरे सारे ही आंसर सामने सामने दिए हुए हैं। ओशन करंट्स क्या होते हैं? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ, राइट। कोई बात नहीं, इसमें सारे ही आंसर सामने सामने लिखे हुए हैं, बट येट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही मज़ेदार फॉर फन गेम है, बी अ डिटेक्टिव। इसमें हमें क्या करना है? द नेम ऑफ वन रिवर इज हिडन इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो, स्पॉट इट। एग्जाम्पल, मंदिरा, विजय लक्ष्मी एंड सुरिंदर आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सी नदी का नाम छुपा हुआ है? रावी। मंदिरा का रा और वी, Ravi, right? The snake charmer busty stables where horses are housed and the piles of wood all caught fire accidentally. Hint है another name of river Brahmaputra. तो इसका आंसर है तिस्ता, TEESTA, तिस्ता. The conference manager put pad material for leading and a pencil for each participant. Hint, a distributary of Ganga Brahmaputra Delta. इसका आंसर है पद्मा, PADMA, पद्मा. Either jealousy or anger cause a person's fall. Hint, name of a juicy fruit. तो इसका आंसर है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज. वाओ, व्हाट एन इंटरेस्टिंग गेम. नेक्स्ट इज Bhavani germinated the seeds in a pot. Look for her in West Africa. तो इसका आंसर है Niger, NIGER. Right? I am a zonal champion now, declared the excited athlete. The river that has the biggest basin in the world. तो इसका आंसर है Amazon, AMAZON. The tiffin box rolled down and all the food fell in dusty potholes. Rises in India and journeys through Pakistan. इस नदी का नाम क्या है? इंडस. इस नदी का नाम है इंडस, right? Malini leaned against the pole when she felt that she was going to faint. Her delta in Egypt is famous, right? तो इसका आंसर है नाइल, NILE, नाइल. Samantha mesmerized everybody with her magic tricks. London is situated on her estuary. इसका आंसर है Thames, THAMES, Thames. In this neighborhood, please don't yell. Owners of these houses like to have peace. Warned by my father when we moved into our new flat. Hint, a color. अब ये कलर नाम की एक नदी कौन सी हो सकती है? ऑरेंज ना, येलो. येलो इज ऑल्सो अ रिवर. येलो का पानी येलो नहीं होता है, बस रिवर का नाम येलो है. राइट द फॉलोइंग वर्ड्स, मार्क ऑन, गो इन, सेड द टीचर टू द लिटिल बॉय इन KG क्लास. राइम्स विद बोंगो. तो इसका आंसर है कॉन्गो, राइट. कॉन्गो भी एक रिवर है जो कि अफ्रीका में है. Now make some more on your own and ask your classmates to spot the hidden name. You can do this with any name that is of a lake, mountain, trees, fruit, school, items, etc. Wow, it will be fun to do this. So thank you so much, children,
फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ बने रहे फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग वीडियोज़। थैंक यू चिल्ड्रन।